नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी, रचना शारीर। आज हम लोग जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सीमेन एनालिसिस टेस्ट के बारे में, अर्थात जो स्पर्म काउंट या जो इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं उनमें ये जनरली प्रिफर किया जाता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि जब कोई दंपत्ति जब क्लिनिक में आता है, अपनी समस्याएं सुनाता है कि हम लोग दोनों जो है जो युगल है वो एक साथ 1 साल रहने के बावजूद भी उनमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, तो ये समस्या जनरली आती है कि कारण क्या है। जब वो डॉक्टर के पास आते हैं, क्लिनिक में आते हैं, तो वहाँ पर दो मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों के लिए अलग अलग जांचें होती है। तो यहाँ पर आज जो बात करने वाले हैं सीमेन एनालिसिस टेस्ट कहीं ना कहीं मेल पार्टनर के लिए ज़रूरी होता है, और देखा जाता है कि 40% केसेस में मेल पार्टनर अर्थात मेल की तरफ से कहीं ना कहीं ये एबनॉर्मलिटी होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो आइए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे, ऐसा इस तरह से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसका क्या किस तरह से हम लोग देखते हैं। शुरू करते हैं सीमेन एनालिसिस टेस्ट। जनरली हम लोग जब इनफर्टिलिटी की बात करते हैं और उसमें भी कहते हैं मेल इनफर्टिलिटी का एक पार्ट है, तो देखते हैं यहाँ पर इस सीमेन एनालिसिस टेस्ट को हम लोग सेमिनोग्राम भी बोलते हैं। तो इसका जो सामान्यतः नाम है सीमेन एनालिसिस टेस्ट है, बट इसको हम लोग सेमिनोग्राम कहते हैं कि सेमिनोग्राम में सेमाइनल फ्लूइड से संबंधित यहाँ पर जांचें होती है, तो उसको देखेंगे। कहीं ना कहीं देखेंगे स्पर्मियोग्राम, तो इसमें जो सीमेन में 2 पार्ट होते हैं मेनली देखते हैं, एक स्पर्म और एक सेमाइनल फ्लूइड। तो स्पर्म के बेसिस पे स्पर्मियोग्राम है और सेमाइनल फ्लूइड के बेसिस पे सेमिनोग्राम है। तो आइए देखते हैं एक एक करके अलग अलग क्या नाम दिया गया है। तो सीमेन जनरली होता है स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड का कंपोजिशन होता है। तो देखेंगे यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन जो है टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होता है, लेकिन बाद में जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडिडाइमिस में जो होता है उसका मैचुरेशन होता है और आगे की तरफ बढ़ता जाता है। लेकिन स्पर्म का जो कंपोजिशन होता है, जो अमाउंट होता है, इस पूरे सीमेन में देखा जाए ओनली 5 to 10% होता है। जबकि बात करते हैं 90 to 95% जो भाग होता है वो कहीं ना कहीं सेमाइनल फ्लूइड का होता है, जो कि मेल के ग्लैंड्स कुछ होते हैं उससे सेक्रेट होता है। तो देखते हैं किस किस से सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रीशंस होता है। तो मेल के जो होता है अर्थात मेल पार्टनर के प्रोस्टेट ग्लैंड से, सेमाइनल वेसाइकल से और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे 1 by 1। तो यहाँ देखेंगे ये जो टेस्ट होता है, जब इसमें सैंपल कलेक्ट होता है तो सैंपल को कहीं ना कहीं इसको कलेक्ट करने के बाद उसको 15 से 20 मिनट के अंदर ही हम लैब में पहुँचाना होता है, या आप डायरेक्ट होम से सैंपल कलेक्ट किया जाता है या डायरेक्ट लैब से ही सैंपल कलेक्ट किया जाता है। तो जनरली होता क्या है कि लैब से सैंपल कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन के बाद 15 से 30 मिनट के अंतराल पे ये उसके अंदर ही टेस्ट कर लिया जाता है, नहीं तो वो सैंपल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 15 से 30 मिनट में जब टेस्ट किया जाता है तो उसका जो टेस्ट होता है सीमेन का, उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक फिजिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या माइक्रोस्कोपिक टेस्ट सिंपली नाम देते हैं। तो यहाँ फिजिकल जो एग्जामिनेशन है कहीं ना कहीं हम लोग सेमाइनल फ्लूइड या सिंपली जो अपीयरेंस है डिफरेंट चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर जाके जबकि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है वो पर्टिकुलर स्पर्म के काउंट से, स्पर्म के मोटिलिटी से और स्पर्म से रिलेटेड ही मेनली बात होती है। तो ये जो दूसरा पार्ट होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका पार्ट होता है, इसको हम लोग देखते हैं। जब हम कभी इस तरह की टेस्ट कराते हैं हम लोग को एक रिपोर्ट मिलती है, तो उसको हम लोग को समझ में आता है कि एग्जैक्ट क्या है। तो वो रिपोर्ट भी आज हम इसको अगर हम पढ़ लेंगे पूरा, तो कहीं ना कहीं जो सेमिनोग्राम या सेमन एनालिसिस टेस्ट जब किसी का होता है तो उसको रिपोर्ट को ईजिली पढ़ा जा सकता है कि एग्जैक्ट कहना क्या चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं कि जो टेस्ट होता है 2 प्रकार का, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, मुख्यतः 6 पॉइंट्स होते हैं, इन्हीं 6 पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। तो देखेंगे पहला पॉइंट है सीमेन का वॉल्यूम, अर्थात सीमेन का वॉल्यूम क्या है कि जो नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है पर एजुकेशन जो होता है 2 to 5 ml होता है। तो 2 to 5 ml जो होता है इसका नॉर्मल वॉल्यूम होता है। अगर इससे कम है
तो भी इससे कम है तो ठीक नहीं है। इसका मतलब जो कलर होता है, दूसरा पॉइंट है सीमेन का कलर। तो पहला था सीमेन वॉल्यूम 2 to 5 ml, दूसरा पॉइंट है सीमेन का कलर। तो कलर जो होता है सामान्यतः व्हाइटिश या ग्रे वाइट होता है। तो ये देखेंगे व्हाइट या ग्रे वाइट कलर का होता है। अगर इससे अदर कलर है, अर्थात जैसे रेड कलर का है या कुछ में कुछ अदर एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सामान्य बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। तीसरी चीज़ है कि सीमेन का जो पीएच होता है, जो पीएच होता है, जिस पीएच पे जो स्पर्म होता है वो ओवम से फर्टिलाइज करता है, तो वो कहते हैं कि सामान्यतः ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। तो स्लाइटली एल्कलाइन का मतलब 7.2 से लेकर 8 तक। इसका मतलब कि इसका पीएच जो है 7.2 से अगर बिलो जाता है या 8 से अबव जाता है तो भी ये इसके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, जिससे की वजह से ये ओवम से फर्टिलाइज कर सके। तो कहीं ना कहीं पीएच लगभग स्लाइटली एल्कलाइन होना चाहिए, 7.2 से लेकर 8 तक होना चाहिए इस पर्टिकुलर सीमेन का। फिर देखते हैं चौथा पॉइंट है लिक्विफैक्शन टाइम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं समझते हैं लिक्विफैक्शन टाइम। तो हम लोग देखते हैं कि जो लिक्विफैक्शन टाइम का मतलब होता है सैंपल कलेक्शन के समय, जब सीमेन का, जब किसी व्यक्ति का जो सीमेन कलेक्ट किया जाता है एज ए सैंपल के तौर पे, तो उस समय क्या करते हैं, जब उसको हम 15 से 20 मिनट बॉडी टेम्परेचर पे रखते हैं, तो क्या होता है उस समय जब सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो सीमेन होता है उसका जो कंसिस्टेंसी होती है वो कहीं ना कहीं गाढ़े द्रव के रूप में होती है। इसको कहते हैं विसिड और थिक अपीयरेंस होता है, इसको कहते हैं विसिड और थिक अपीयरेंस होता है, या गाढ़ा द्रव या कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है। लेकिन जब इसको 15 से 30 मिनट के अंतराल पर बॉडी टेम्परेचर पर रखते हैं, तो क्या होता है कि जो वो गाढ़ा द्रव था वो कहीं ना कहीं लिक्विफाई हो गया, मीन्स गाढ़ा से थोड़ा सा और डाइल्यूट हो गया। तो ये कह रहे हैं लिक्विफैक्शन टाइम। लिक्विफैक्शन टाइम 15 से 30 मिनट माना गया है। अगर 15 से 30 मिनट के अंतर्गत ये प्रक्रिया हो रही है तो नॉर्मल है, ये समय कम है या 30 मिनट से ज़्यादा है तो भी ये ठीक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और देखते हैं बट जब 15 से 30 मिनट पे बॉडी टेम्परेचर रखते हैं तो वाटरी कंसिस्टेंसी हो जाती है। इसका मतलब जो यहाँ पर जो गाढ़ा द्रव था क्या हो गया, वाटरी कंसिस्टेंसी हो गया, मीन्स गाढ़ा से कहीं ना कहीं और लिक्विफाई हो गया। दैट इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन टाइम 15 से 30 मिनट होता है। ये नेचुरल प्रक्रिया है। फिर देखते हैं ड्यू टू ये ऐसा क्यों हो रहा है, आइए देखते हैं। तो ड्यू टू यहाँ पर जो सीमेन में पर्टिकुलर एक प्रोटीन को लाइसिस करने वाला एंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। एक यहाँ पर एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन सेमाइनल फ्लूइड। इसकी वजह से जो बॉडी टेम्परेचर 15 से 30 मिनट रखते हैं, ये क्या होता है लिक्विफाई हो जाता है, अर्थात गाढ़ा द्रव से कहीं ना कहीं वाटरी कंसिस्टेंसी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जैसा कि देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, तो फ्रक्टोज से कहीं ना कहीं ये जो सेमाइनल वेसाइकल से सिक्रीट होता है। ये सिक्रीशन कहाँ से होता है, सेमाइनल वेसाइकल से। हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर जो फ्रक्टोज का सिक्रीशन सेमाइनल वेसाइकल से हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो फ्रक्टोज है, तो जैसा कि जानते हैं ग्लूकोज का मतलब एक तरह से कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी का है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो देखेंगे स्पर्म के न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब स्पर्म को या जो पर्टिकुलर जो शुक्राणु होता है उसको अगर न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसकी मोटिलिटी मेंटेन रहेगी, उसकी गति बनी रहेगी, कहीं ना कहीं उसकी जो एक तरह से फर्टाइल जो कैपेसिटी होती है वो बनी रहेगी, या इस तरह से उसको एक तरह से है। फिर देखेंगे इसका मतलब फ्रक्टोज का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। फिर देखेंगे छठा पॉइंट है WBC या राउंड सेल्स। WBC या राउंड सेल्स देखते हैं। WBC की मात्रा अगर ट्रेस अमाउंट में, मीन्स ट्रेस का मतलब बहुत ही थोड़े अमाउंट में है तो कोई बात नहीं, ये जनरली होता है। बट यही मात्रा जो है WBC या राउंड सेल्स की जो संख्या बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं ये एबनॉर्मल बात है, इसका मतलब ये उसके ठीक नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जो सेकंड पॉइंट होता है जिसको हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट आर एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर सेमिनोग्राम का या सेमाइनल जो सीमेन एनालिसिस टेस्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो देखेंगे यहाँ पर जनरली 4 पॉइंट आते हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। तो पहला है स्पर्म काउंट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म काउंट कितना होता है नॉर्मल, और जो भी पर्टिकुलर नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए कितना होना चाहिए। तो देखते हैं कि जो स्पर्म काउंट जो हम लोग करते हैं, अर्थात स्पर्म की संख्या पर ml में काउंट करते हैं। जो संख्या होती है वो मिलियन होती है पर ml में, अर्थात पर ml में कितनी संख्या है वो मिलियन में होती है। तो देखेंगे 60 से 120 मिलियन पर ml ये संख्या होती है। ये संख्या कितनी होती है सामान्यतः 60 से 120 मिलियन पर ml एक तरह से सीमेन में होती है। लेकिन देखा जाए नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कितने मिलियन पर ml की रिक्वायरमेंट होती है सीमेन की, तो देखेंगे नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए मिनिमम स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए 15 मिलियन पर ml। इसका मतलब सिंपली अगर हम लोग देखा जाए कि नॉर्मल प्रेगनेंसी अगर कंसीव कराना है तो उसके लिए 15 मिलियन पर ml भी रहेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन सामान्यतः 60 से 120 मिलियन पर ml मात्रा होती है, काउंट होता है। उसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पे आता है मोटिलिटी। तो मोटिलिटी इसका मतलब इसका मूवमेंट, हम लोग को पता है कि दिखाया जाता है कि जो स्पर्म होता है जैसे यूट्राइन कैविटी में आता है वो कहीं ना कहीं जो एक तरह से फेलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ता है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब साइड से जो फेमरी होता है उधर से ओवम की एंट्री होती है, वो वहाँ पर जाके फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में एक तरह से फर्टिलाइज होता है। तो फर्टिलाइज होने के लिए कहीं ना कहीं स्पर्म का मूवमेंट जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मोटिलिटी अर्थात मूवमेंट अर्थात गतिशीलता के बेसिस पे पूरे स्पर्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 ग्रेडेड में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो ग्रेड ए वाले को नाम दिया गया प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्म। प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्म वो होते हैं जिनका फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, अर्थात हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। आगे की तरफ बढ़ने की वजह से ये बेस्ट स्पर्म इनको कहा जाता है। जिनमें ये प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्म होते हैं, इसका मतलब वहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन ईजिली हो जाता है, इसका मतलब कि नेचुरल जो फ्रेगनेंसी ईजिली कंसीव हो जाती है। दूसरा है नॉन प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म। तो इस तरह के जो स्पर्म होते हैं मोटाइल तो हैं बट नॉन प्रोग्रेसिव है, इसका मतलब कि इनका फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होता है, ये अपने ही जगह पे ये हिलते रहते हैं। इसका मतलब गति अपने जगह पे करते रहेंगे, मोटाइल होंगे लेकिन उसी जगह पे पड़े रहेंगे और वहाँ गति करते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ते हैं। कहने का मतलब जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये ओवम से फर्टिलाइज नहीं होंगे। उसके बाद तीसरा जो कैटेगरी है कि नॉन मोटाइल स्पर्म का मतलब समझ रहे हैं कि इसका मतलब इसमें गति नहीं होती है। तो इसमें जनरली देखा जाता है कि इस तरह के स्पर्म क्या होते हैं, डेड होते हैं या लाइव होते हैं, बट इनकी कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई विशेष गति नहीं होती है, तो इसलिए कहा नॉन मोटाइल स्पर्म। तो हो सकता है कि कारण कहीं ना कहीं किसी लेवल पे हो सकता है, तो उसको आगे देखेंगे। फिर देखेंगे मार्फोलॉजी के बेसिस, मार्फोलॉजी चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी का मतलब होता है अपीयरेंस का मतलब उसका शेप और साइज, मीन्स क्या शेप है क्या साइज है। तो शेप और साइज अगर हम जनरली बात करें कि जो स्पर्म होता है उसको हम लोग 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे ये पार्ट हेड है, ये पार्ट मिडिल पीस है। हेड और मिडिल पीस को कनेक्ट करने वाला बीच में क्या होता है, नेक होता है, और मिडिल पीस के बाद पूरा क्या है, टेल होता है। मतलब जो नॉर्मल स्पर्म होता है उसमें जो हेड की जो शेप साइज है, जो नेक की शेप साइज है, जो मिडिल पीस की शेप साइज है, जो टेल की शेप साइज है, वो अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब कि नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अगर देखा जाए कि नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कितने प्रतिशत जो मॉर्फोलॉजिकल जो अर्थात शेप साइज नॉर्मल होंगे जिसकी वजह से नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, तो ओनली 4% अगर स्पर्म मतलब जो टोटल काउंट है 60 से 120 मिलियन पर ml है, उसका सिर्फ 4% भी अगर मार्फोलॉजी उनकी ठीक होगी, शेप साइज ठीक होगी, तो नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो देखेंगे ओनली 4% और मतलब 4% या 4% से ज़्यादा, 4% से कम रहेगा तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगा। देखिए कि यहाँ पर लास्ट है वाइटेबिलिटी या वायबिलिटी टेस्ट। तो इसका मतलब ये होता है ये सामान्यतः तब किया जाता है जब यह टेस्ट सामान्यतः तब किया जाता है जब
सीमेन सैंपल में नॉन मोटाइल स्पर्म की संख्या ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने कहा था कि सीमेन सैंपल में 3 कैटेगरी के स्पर्म होते हैं, डिपेंड करता है कि ये प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्म है कि नॉन प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्म है कि नॉन मोटाइल स्पर्म है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि नॉन मोटाइल स्पर्म जिस सैंपल्स में ज़्यादा होते हैं उस केसेस में वाइटेबिलिटी या वाइबिलिटी टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सामान्यतः देखा जाता है कि स्पर्म क्या है, डेड है या लाइव है। तो कहीं ना कहीं जो इसकी गति होती है, अगर कहीं ना कहीं डेड है तो वैसे भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, और लाइव भी है तो अपनी जगह पे पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये एक तरह से नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने एक तरह से पॉइंट देखा, और हम लोगों ने देखा अगर किसी भी दंपत्ति को इस तरह की समस्या हो, अर्थात जो बताया गया है कि 1 साल अर्थात 12 महीने लगातार साथ रहने की वजह से अगर अपना एक दूसरे प्रयास करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी कसीम नहीं होती है, तो नज़दीकी जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएं और अपने को प्रीफर करें और बताएं कि ऐसी समस्या है। वो कहीं ना कहीं पर्टिकुलर जांच स्त्री के लेवल पे, पुरुष के लेवल पे दोनों की अलग अलग जांच कराएंगे। कहीं ना कहीं कारण निकल के आएगा, कारण का निवारण होगा और संतान सुख की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।